गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बेटा बीए बीएससी पार्ट 1 की सेमेस्टर 1 की हिंदी की कविताएं रीड कर रहे थे। हमारी नियर अबाउट 10 कविताएं जो हो चुकी हैं, जो सेक्शन ए और बी में क्वेश्चन आ रहे थे, प्रसंग सहित व्याख्या एंड उसका जो सार पूछा जा रहा था। तो बुक का नाम था काव्य कुंज। इसमें आपको 11 कविताएं दी गई थी, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में सेक्शन ए में, उसमें जो है प्रसंग सहित व्याख्या पूछी जाती है, और सेक्शन बी में उसी कविताओं का जो सार, मूल, संवेदना यानी कह लो प्रतिपाद या उद्देश्य वगैरह पूछा जाता था। तो हम कोशिश कर रहे थे कि सेक्शन ए और बी को दोनों को इकट्ठा ही लेकर चलें। तो हमारे नियर अबाउट यानी कह लो कि 10 कविताएं हो चुकी हैं प्रसंग सहित व्याख्या विद सार। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी को चेक करोगे तो वहाँ पर आपको जो 1 बाय 1 सारी कविताएं मिल जाएंगी। और जो क्वेश्चन आ रहा है आपको अनुवाद का या कुछ भी, ऐसे भी सारे क्वेश्चन जो आपको मिल जाएंगे। लास्ट हमारी कविता रह गई है कात्यायनी की। तो चलो इसे रीड आउट करते हैं तो हमारा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। कात्यायनी की यहाँ पर 3 कविताओं का वर्णन किया गया है। पहली कविता है जाका होगा, और दूसरी कविता है आपकी 7 भाइयों की बहन जो चंपा, और तीसरी है हॉकी खेलती लड़कियाँ। तो पहली कविता में जो टाइटल है आपका जाका होगा, जहाँ पर जो कवित्री है ये कहना चाहती है कि मुझे ये आशा है कि शायद मे बी कि हमारे समाज में जो जितनी भी बुराइयां हैं ना, वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। उसे कौन कौन सी बुराइयां लगती है, जैसे हम पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हम जनसंख्या के विस्फोट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कहीं पर बात सच्चाई की होती नहीं, वहाँ पर भी नीलामी होनी शुरू हो जाती, कला की नीलामी होनी शुरू हो जाती है। जहाँ पर जो है जो कविताएं लिखते हैं, जो साहित्यकार हैं, उन्होंने भी पैसे के पीछे जो है झूठ का पलंदा जो छापना शुरू कर दिया है, सच्चाई को वो प्रगट ही नहीं कर रहे, ठीक है। जहाँ पर जो कानून व्यवस्था का नाम लेकर कई हत्याएं, डकैती, राजनी जो की जाती है, व्यापार का समझौता किया जाता है, जहाँ पर जो अखबार है वो भी ऐसे झूठ के पलंदे छापते हैं, कुछ सच्ची खबर जो सच्चाई के हक के बारे में बात नहीं करते। तो उसे लगता है कि शायद कुछ ऐसा दिन आएगा जब ऐसा समाज में कुछ नहीं होगा, किसी की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समाज साफ सुथरा होगा, कोई कानून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही सारा लाइफ अच्छी तरह सभी का चलेगा। तो पर लगता है कि कहती है कि काश ऐसा होगा, कहती नहीं, ऐसे समाज में हुआ ही नहीं था कभी, तो ना ही शायद होगा, क्योंकि समाज में इतना जो है, इतनी विकृतियाँ, इतनी बुराई फैल गई है। तो आपने प्रसंग कैसे लिखना है इसका, सारी कविता का प्रसंग जो है, अगर आपकी इस प्रकार की कोई भी लाइनें आ जाती तो आपने प्रसंग कैसे लिखना है। पहले तो आपको कवित्री का नाम पता होना चाहिए। कवित्री का नाम है कात्यायनी, कविता का नाम है जाका होगा, और किताब का नाम है आपका काव्य कुंज, है ना। तो कहना क्या चाहती है कि एक ऐसे दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब संसार में जो रोज़ दिखने वाली बुराइयां हैं वो ख़त्म हो जाएगी, वो जीवन अच्छी तरह चलेगा, जी उसकी आशा है। यानी कि आपने हमेशा ही जो 3 या 4 लाइनें अटैम्प्ट जरूर करनी होती है। कवित्री का नाम क्या है, कविता का नाम क्या है, किताब कौन सी है, और क्या कविता में विषय देना चाहा है। तो जब आप सारी रीड आउट करोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग ईजिली ही जो लाइनें अटैम्प्ट कर पाओगे। फॉर दिस रीज़न मैं सारी कविताओं का सारी की व्याख्या नहीं कर रही, सिर्फ एक सम अप ही बता रही हूँ। अगर फिर भी कुछ टफ लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, फिर मैं 1 बाय 1 जो कविता आपको अपलोड कर दूँगी। क्योंकि अगर मैं एक एक कविता की प्रसंग सहित व्याख्या बताना शुरू कर दूँ तो फिर तो आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फॉर दिस रीज़न मैं जो इसे शॉर्टकट करती हूँ और सार बताती हूँ। अब इस कविता का सार देखो। जब आप सार देखोगे तो नेचुरली आपको सारी कविता समझ आ जाएगी। कात्यायनी इस कविता में एक ऐसे दिन की कामना करती है जिससे वर्तमान समय में फैली सारी जो विकृतियां का कहना भाव कि बुराइयां, जो भी बुराइयां हैं वो नहीं रहेगी। हमारे देश में कवित्री के अनुसार भाषण, नारे और झूठे आश्वासनों के सिवा जनता को कुछ नहीं मिल रहा।
इसलिए एक दिन ऐसा आना चाहिए जब प्रचार तंत्र, शस्त्र तंत्र तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा फैलाया जो ब्रह्मक एजेंडा है ना परोसा जाए। कवित्री ये भी कहती है कि शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जब जहाँ पर पर्यावरण जन के वातावरण की सुरक्षा पर जो बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, सेमिनार लगाए जाते हैं, वो नहीं हो के, है ना, भी बड़े बड़े स्टेजों पर लगाए जाते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल में इतना काम नहीं होता। जनसंख्या विस्फोट पर चिंता नहीं जताई जाएगी। जो कलात्म की रक्षा के नाम पर जो साहित्यकार सच और ईमानदारी को नीलाम करते वो नहीं होगा। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब किसी कवि का जहाँ कविता की हत्या नहीं होगी, या फिर कोई विद्वान किसी पुराने साहित्यकार की रचना चुराकर उस पर अपना नाम चिपकाकर पुरस्कार नहीं पाएगा और तालियां नहीं बटोरेगा। पूर्ण व्यापार का समझौता नहीं होगा, है ना, कानून व्यवस्था का नाम लेकर हत्या डकैती वगैरह नहीं होगी, शीना चपटी नहीं होगी, व्यापार का समझौता नहीं होगा। क्या ऐसा दिन आएगा जब अखबार नहीं छपेंगे जो कि निरंतर झूठ बोलते रहते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। कवित्री मानती कि शायद संभव ऐसा दिन उसकी कल्पना में ही हो सकता है, रियलिटी में उसे लगता है नहीं आएगा, क्योंकि कहते हैं कात्यायनी पूरी शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, बुद्धिजीवी वर्ग, मीडिया, पुलिस तंत्र सभी को भ्रष्ट, नकारा और शोषणकारी मानती है और एक दिन, एक ऐसे दिन की आने की आशा करी है जब ये सारे बातें बिल्कुल अपने आप खत्म हो जाएगी या फिर निष्प्रभावी हो जाएंगे तथा जनता सुख की सांस लेगी। कात्यायन वामपंथी चेतना की कवित्री है, वामपंथी एक धारा है, ठीक है, विचारधारा है। पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना उनके लिए अपनी विचारधारा के अनुरूप है। इसी तरह प्रतिपाद आएगा। प्रतिपाद यानी कि वो एक दिव्य सपना देखती है, सोचती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि समाज में कुछ जो गुमराह करने वाली संस्थाएं हैं, जब कुछ भी है वो ख़त्म हो जाएंगी तो समाज हमारा सुधर जाएगा। तो उद्देश्य भी इसी तरह है कि समाज समीक्षा अर्थात समाज के व्यापक बुराइयों को सामने लाने के लिए लिखी गई है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट कविता है सात भाइयों के बीच में चंपा। सात भाइयों के बीच में चंपा, उसने एक लड़की की इमेजिनेशन ली है कि वो सात भाइयों की बहन है। इकलौती बहन होने के बावजूद भी उससे वो सारी ही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है जो एक आम लड़की को फेस करना पड़ता है ना। तो वो इस कविता के द्वारा जो है लड़की की जो जो प्रॉब्लम फेस करती है बचपन से लेकर जवानी तक, इवन के शादी के बाद भी और मृत्यु तक जो प्रॉब्लम फेस करती है उसके बारे में बात कही है। कहता सात भाइयों के बीच चंपा सियानी हुई, बांस की टहनी सी लचक वाली, बाप की छाती पर सांप सी लेटती, सपनों की काली शाया से डोलती, सात भाइयों के बीच चंपा सियानी हुई। किसने कविता लिखी? कात्यायनी ने लिखी है। कविता का नाम है सात भाइयों के बीच में चंपा और कविता हमारे पाठ्य पुस्तक काव्यकुंज से ली गई है, जहाँ पर जो कवित्री है हमारे समाज में नारी के विषम स्थिति जो है उसका बारे वर्णन करती है। चंपा एक्चुअली सात भाइयों की इकलौती बहन थी, वे उन्हीं के बीच में पलकर बड़ी हुई थी। बांस की टहनी की तरह वह लचकर उसकी देह थी, यानी कि जैसे बांस एकदम बड़ा हो जाता ना, इसी तरह कहते हैं ना कि लड़कियां तो झट से ही लंबी जवान हो जाती है ना। तो परंतु पिता की छाती पर ये मानो सांप की तरह लेट रही है कि हाँ ये इतनी जल्दी जवान क्यों हो गई, अब इसकी शादी का खर्चा होगा, जे वो कई उसके जैसे उसे चीज़ें सताने लगी, है ना। ये यानी कि उसकी अपनी ही प्यारी बेटी उसकी आह के लिए एक कह लो कि तिनका बन गई कि वो उसे रड़कने लगी। कहता है कि कतई अच्छी नहीं लगती थी। पिता के सपने में भी वे काली शाया की तरह, डरावनी शाया की तरह घूमती थी। इस प्रकार चंपा सात भाइयों के बीच बड़ी हुई, यानी कि उसे प्यार जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। औखल में दान के साथ कूट दी गई, भूसी के साथ कूड़े पर फेंक दी गई, वही अमर बेल बनकर कर बनी। कहता भारतीय ग्रामीण परिवार में पैदा हुई लड़की को औखली में दान के साथ कूट दिया। औखली होती है ना, जैसे यहाँ पर आप कोई मसाला पीसते हैं जो पत्थर का बना होता है, तो वहाँ पर उसे कहते हैं कूट दिया, कहने का भाव कि उससे दिन रात काम करवाया जाता था। खुशियाँ जैसे उसे छीन ली गई थी, उसका जीवन बहुत ही नर्क बन गया था। उससे दान की भूसी की तरह निरर्थक समझकर कूड़े में के ढेर में फेंक दिया, अर्थात उसे पूरी तरह नकारा निरार्थक बना दिया। परंतु वे चंपा के अमर बेल की तरह ही मिट्टी की हवा पानी की तरह सहारे बढ़ने लगी। ये स्थिति बताई है जहाँ पर गरीबी होती है, पूरे पेरेंट्स शिक्षित नहीं होते और लड़कियों को जैसे रूखी मिस्सी खिलाकर कह देते हैं कि ये तो फिर भी यानी कि
लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है खाने पिलाने में, खेल कूद में, सब कुछ वगैरह। तो लड़कियों को टोटली ही निगलेक्ट किया जाता है जहाँ पर, ठीक है। तो लड़कियाँ फिर भी जैसे मर्जी उसे खुराक दो, जितना मर्जी काम करवाओ, फिर भी वो बेचारी जो है जीने की एक लालसा रखती है, ठीक है ना। वो कहते हैं जैसे अमर बेल होती है, उसे फेंक दिया गया था, फिर भी वो अमर बेल की तरह बढ़ गई कि चाहे उसे कुछ भी उसका सत्कार नहीं किया गया घर में, ठीक है, काम ही काम करवाया गया, लेकिन फिर भी वो अमर बेल की तरह बढ़ती गई। एक दिन घर की छत से लटकती पाई गई, तालाब में जलकुंभी के जालों के बीच दबा दी गई। वहाँ एक नीलकमल उग आया, जरबेरी के साथ कटीली झाड़ों में बीच चंपा अमरबेल बसनी। कहता एक दिन क्या हुआ, छत से लटक पाई मतलब 7 भाइयों की बहन चंपा अमरबेल बनकर कूड़े के ढेर पर उग आई थी। वह एक दिन फिर से छत के लटकती हुई पाई गई। संकेत है कि लड़की को छत से लटकाकर मार डाला गया था। ठीक है, बात समझते हो ना। मान लो जहाँ पर कह देते हैं कि एक के बाद एक लड़कियां होती है, तो वो क्या करते थे कि लड़कियों को पैदा होते ही बाद में मार देते थे, ठीक है। तो उस गांव के तालाब में जहाँ जलकुंभी का जाल फैला हुआ था, वहाँ लाशों को उस अमरबेल में छुपा दिया गया था। कवित्री कल्पना करती कि वहाँ भी वह एक नील कमल बनकर फिर उगाई। वे अमरबेल जंगली कांटेदार बेरियों के बीच पली बड़ी। उसने बेरी के कांटे के चुभन को आजीवन बोगा। वे फिर बढ़ते हुए घर तक पहुँच गई। वे 7 भाइयों की बहन अमरबेल बनकर आई है। जलकुंभी के जालों में ऊपर उठकर चंपा फिर घर आ गई, देवता पर चढ़ाई गई। अब जहाँ पर बात की गई है कि मान लो कि उसका शुभ स्टडी से तिरस्कार किया गया है, कोई खान पान की तरफ या उसकी स्टडी की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। अब जब वो जवान हुई, ठीक है, उसकी कोई अमंगे ख्वाहिशें नहीं देखी गई, तो उसकी चुपचाप किसी से भी शादी कर दी। उसकी ख्वाहिश को कभी नहीं देखा गया। तो जहाँ पर देवता कहा गया कि जो उसके लिए वर ढूंढा गया था, तो जो थोड़ी बहुत मुस्कुराती थी, अब वो शादी के बाद बिल्कुल ही मुरझा गई, क्योंकि उसकी पसंद नापसंद उसका कुछ नहीं, उसकी कुछ भी नहीं देखा गया। तो ऐसे लगता था कि अब जो थोड़ी बहुत मुस्कुराती थी वो भी पूरी तरह मुरझा गई है, वो राखी ढेर बन गई है। फिर वो कवित्री कहती है कि नहीं, एक लड़की ऐसी होती है, जितना मर्जी उसे तिरस्कार करो या कुछ भी है, थोड़ी सी भी उसे खुशी मिल जाए तो उस खुशी को वो ऐसे पूरे आकाश की तरह जैसे पूरा होता है, इस तरह वो इस चीज़ को महसूस करती है कि हाँ अभी आज ही सब कुछ मैंने ज़िंदगी जी ली, इस प्रकार वो फील करती है। रात को बारिश हुई जमड़कर। अगले ही दिन हर दरवाजे के बाहर नागफनी के भीड़ घेर के बीच निरसंग चंपा मुस्कुराती पाई गई। जिस अमरबेल को जलाकर उसकी राख खेतों में बिखेर दी गई थी, उसी समाज ने मान लिया था कि उसे छुटकारा मिल गया है। उसी रात मूसलधार वर्षा हुई और अगले दिन लोगों ने आश्चर्य से देखा कि वहाँ हर घर के दरवाजे पर फिर चंपा उग आई है, पहले की तरह निर्भय और संकोच रहित। कहने का भाव यह है कि नारियां मरकर भी अपनी राख से उठ खड़ी होने का साहस गुण रखती है। वे सारे कष्ट सहती है, फिर भी वो बेचारी मुस्कुराती रहती है, क्योंकि उसे जीने की लालसा होती है। ठीक है, तो इसका सार देख लेते हैं। कातियाना या नारीवाद लेखन साक्षरता महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज में नारियों के विरुद्ध हो रहे भेदभाव, दमन, शोषण और अत्याचार को इनकी कविताओं पाठकों के समक्ष रखती है। ये कविता भी एक नारीवादी कविता है, जिसमें चंपा नाम की एक लड़की, जो कि एक देश की सारी लड़कियां की प्रतिनिधि की पीड़ा और दमन की बात की जा रही है। ये 7 भाइयों की इकलौती लड़की थी। ज्यों ज्यों बड़ी हुई त्यों त्यों पिता की उसकी चिंता बढ़ती गई। वह सुंदर थी, सुशील थी, भाइयों के साथ बड़ी तो हुई, पर तो निरंतर चूल्हे चौंके के काम में उलझी रही। फिर भी वह बढ़ती रही, अमरबेल की तरह विकसित होती रही। चंपा का परिवार और समाज जंगली कांटेदार बेरी जैसा था, जिसके कांटों के चुभन उसके बागे में थे। ये ऐसी अमरबेल थी कि जो कांटों में पली थी। इस अमरबेल को छत पर लटकाया गया, उसे वहां से काट कर तालाब में उगी जलकुंभी के जाल में दबाया गया, परंतु विजय अमरबेल उस काट कर भी पुनः दोबारा से उगाई, घर में आ गई। कहने का भाव यह है कि जीवस्था से भरपूर होने के कारण चंपा ये लड़की, ये अमरबेल मरी नहीं, इसे घर आने पर देवता के चरणों में चढ़ा दिया गया। कहने का भाव उसकी शादी कर दी गई। वह मुरझा गई, सूख गई, फिर मसल कर जला दी गई, उसकी राख बना दी गई, खेतों में उसे फिर दिया परंतु फिर वह दोबारा से उग गई। कवित्री का कहने का भाव कि रात को बारिश हुई और ये अमरबेल दोबारा से खेतों में उग गई।
अब वे हर घर के दरवाजे के बाहर भयंकर नागफनियों के बीच में उगी हुई है, वे कांटों की परवाह नहीं करती। इनडायरेक्ट वे में कहना चाहते हैं कि लारियों को जितनी मर्जी मुश्किलें आती हैं, चाहे वो जैसे बाहर समाज में विचरती है जहाँ कुछ भी है, फिर भी कांटे वही होगी ना, नाखूनी कैक्टस वगैरह के, है ना। तो फिर भी उसके मन में एक जीने की लालसा रहती है कि कभी तो कभी मुझे मौका मिलेगा अपनी ज़िंदगी जीने का। 7 भाइयों के बीच चंपा कविता हमारे समाज की लड़कियों की दुर्दशा पर प्रकाश डालती है। तो 7 भाइयों की एकमात्र बहन होने के बाद भी परिवार के माता पिता के लिए बोझ बनती है, चिंता का विषय बनती है। उसे हर तरह की उस अपेक्षित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, पदलित किया जाता है, पर उसके आत्मिक जिज्ञासा उसे पुनर्संघर्ष करने के लिए प्रेरणा करते हैं और वे अपनी राख से उठकर फलती फूलती है, नागफलियों की परवाह न करके उसे बीच अपने लिया जाता है। इसी तरह इसका प्रतिपाद है, ठीक है, और ये उद्देश्य है। लास्ट कविता है आपकी हॉकी खेलती लड़कियां। हॉकी खेलती लड़कियां में भी जहां पर कवित्री ने औरतों के बारे में बात की गई है कि छोटे के शहर से एक लड़कियां आती हैं, खेलती हैं मैदान में। तो जब खेलकर वो घर जाती है तो पिता भी डांटता है, भाई डांटता है, माता डांटती है। तो मतलब इतना होने के बावजूद भी फिर भी वो सपने लेती है कि हाँ, मैं दोबारा से खेल में मैदान में जाऊंगी और अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, ठीक है। तो वो कहना चाहती है कि लड़कियां संघर्ष करना नहीं छोड़ती, जब उसे मौका मिलता है आगे बढ़ने का तो वो आगे बढ़ना चाहती है, ठीक है। तो कविता की लाइनें देख लो। बाल के साथ दौड़ती हुई, हाथों में सादे स्टिक, वे हरी घास पर तैरती है, चूल्हे के आंच से, मुसल की दमक से दौड़ती हुई बहुत दूर आ जाती है। वहाँ इंतजार कर रहे हैं, उन्हें देखने आए हुए पर वर पक्ष यानी कि उसे लड़के वाले देखने आए हैं। वहाँ अम्मा बैठी रात आगती है कि बेटियाँ आए तो संतोषी माता की कथा सुनाएं कि जाने कि लड़कियों को बार बार चूल्हा चौंका के आसपास ही गिर्द घुमाया जाता है। फिर वहाँ बाबूजी प्रतीक्षा कर रहे हैं दफ्तर से लौट कर के पकौड़ी और चाय की। वहाँ बाई घूम कर लौट आ रहा है चौराहे से, जहाँ खड़े हैं मोहल्ले के शौहदे रोज की तरह लड़कियों है हॉकी खेल रहे कि सभी परिवार वालों को उससे कोई आशा है। और माँ चाहती है कि वो संतोषी माँ की कथा सुने, बाप चाहता है कि आते वक्त उसे चाय पिलाए, ठीक है, भाई चाहता है कि वो मेरी रखवाली करे, कि सभी कभी उसके बारे में कोई भी पूछता, सभी उससे ही अपेक्षा वगैरह रखते हैं कि वो हमारे लिए काम करे। लड़कियां पेनाल्टी कार्नर मार रही है, लड़कियां पास दे रही हैं, लड़कियां गोल गोल चिल्लाती हुई बीच बीच मैदान में और भाग रही हैं। लड़कियां एक दूसरे पर डह रही है, एक दूसरे के चूम रही है और हंस रही है। जब वो गोल हो जाता है तो खुशी से उछलती है, उससे घर की कोई सारी परेशानी भूल जाती है मैदान में आकर। लड़कियां फाउल खेल रही है, लड़कियों को चेतावनी दी जा रही है और वो हंस रही है कि ये ज़िंदगी नहीं है, ये बात निश्चित है। लड़कियां हंस रही हैं रेफरी की चेतावनी पर। जब फाउल हो जाता है तो लड़कियां उस पर निराश नहीं होती, उल्टा हंसती हैं। तो कि घर में अगर हम कुछ सही भी कह दे तो हमारी बात को दबाया जाता है कि तुम गलत हो, ठीक है ना। तो जहाँ तो हमें मौका मिला है हम अपने जो बात को सही साबित कर सकते हैं। लड़कियां बारिश के बाद भी नम घास पर फिसल रही है और गिर रही है, उठ रही है, लहरा रही है, चमक रही है, मैदान के अलग अलग मोर्चों पर रह कर उमड़ घुमड़ रही है, चीख रही है, सीटी मार रही है, बिना रुके भाग रही है एक शोर से दूसरे शोर तक। उनकी पुष्ट टांगें चमक रही है नृत्य के लयबद्ध गति से। सा लड़कियां है निर्दवन, निश्चित है बिना ये सोचे कि मुंह दिखाए कि रस्म करते समय सास क्या सोचेगी। इस तरह खेलती रहती है लड़कियां, निसंकोच निर्भीक, दौड़ती भागती और हंसती रहती। इसी तरह हम देखते रहते हैं, क्योंकि ससुराल वालों को हमेशा क्या होता है, एक सुशील शर्मीले लड़की चाहिए, है ना। वो कभी नहीं ऐसा चाहेगी कि वो भी जो एजुकेटेड पूरे प्रॉपर नहीं होते, जस्ट ये नहीं कि पढ़े लिखे, जो दिमाग से एजुकेटेड नहीं होते, कि हाँ लड़कियां भी कैसे मैदान में खुलकर कैसे हंस सकती है, खुलकर कैसे खेल सकती है ना। तो ये चीज़ें उसे अब वो नहीं सोचती। इसी तरह ये सारी कविताएं की लाइनें हैं और हम अब इसका सार देखेंगे, क्योंकि कविताएं की लाइनें बहुत ईजी है, आप यहीं लाइनें पढ़कर भी उसका जो सार वगैरह जो प्रसंग व्याख्या कर सकते हो। हॉकी खेलती लड़कियों की कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत कविता में कात्यायनी भारतीय नारी में आ रही चेतना और परंपरावादी रूढ़िवादी समाज में बढ़ने उसके टकराव के चित्र किया है। छोटे शहर की लड़कियां घर वालों की इच्छा के विरुद्ध जाकर मस्त होकर हॉकी
खेल रही है। उनके परिवार उन्हें चूल्हे चौके के गृहस्थी जीवन में फंसाना चाहते हैं, शादी करके उसे विदा करना चाहते हैं, लेकिन कवियत्री हॉकी के खेल को नारी का विद्रोह और प्रतिरोध के रूप में चित्रित करती है और रूढ़िवाद के विरुद्ध मोर्चा खोलने के लिए कहती है। छोटे शहर की के हॉकी के मैदान में लड़कियां हॉकी खेल रही हैं। वे खुश हैं और गेंद के साथ साथ हाथ में हॉकी लिए घास के मैदान पर तैरती हुई सी चली जा रही। हॉकी इनके लिए घरेलू कामों को बुला देने का साधन है। घर पर वर पक्ष के लोग उनको देखने आए, परिवार के लोग उनकी शादी तय करने के लगे हैं। माँ अपनी लड़की की अपेक्षा कर रही है कि वो संतोषी माता की आकर कथा सुनाए और व्रत खोले। पिता इस चीज़ की वेट कर रहे हैं कि वो घर में जब मैं दफ्तर से घर आऊँ तो मेरे लिए चाय और पकौड़ी बना कर लेकर आएँ। और भाई ये इंतज़ार कर रहा है कि वो चौराहे से मुझे बड़े जो गुंडे लोग हैं उससे बचाकर घर लेकर जाए। यानी कि सभी कोई ना कोई उसकी जो अपेक्षा उससे जो है आशा रख रहा है। तो कहता है कि इन सब में ही अपेक्षाओं के अनदेखा कर खेल के मैदान में पूरी तरह उत्साह उमंग के साथ हॉकी खेल रही है। खेल में उन्हें फाउल खेलने का अधिकार है। घर पर तो उसे ठीक बात पर भी रोक दिया जाता है ना। तो यही कारण है कि लड़कियां रेफरी द्वारा फाउल देने पर भी हंस देती है, क्योंकि उसे लगता है कि जो फाउल है, खेल का फाउल है, घर के फाउल से बेहतर है। लड़कियां बारिश के बाद गीली घास पर हॉकी खेलती हैं। लड़कियां बिना लजाए शर्माए हॉकी खेल रही हैं। उनकी पुरुष टांगी खेल के मैदान में नृत्य सिखाती देखती है। लड़कियां बिना किसी संकोच के पूरे मन में हॉकी खेल रही है और ये बोल करके उनकी सास उनको लेकर क्या कहेंगी। अत शाम होती है, खेल रुक जाता है, लड़कियां घर की ओर जाती है। घर पर होने वाली घरेलू झगड़े के बारे में जब सोचती है तो ये लड़ाई मैदान की लड़ाई से अधिक भयानक उसे लगती है। यदि लड़कियां समय पर संध्या के समय पर घर नहीं आएंगी, पिताजी मैदान पर घुस जाएंगे, भैया उनकी चोटी पकड़ कर घसीटते ले जाएगा, माँ उसे कोसेगी, पूरा घर एक अपमान और अंधेरे में डूब जाएगा। रात की बिस्तर पर पड़ी बेटी अपनी माँ की सांसों की आवाज़ सुनकर अनुमान लगा रही होगी कि वे अभी जाग रही है, कभी भी उठकर उसके पास आएगी, उसे प्यार करेगी। इतना अपमान, प्रताड़ना और दमन के पश्चात भी लड़कियां रात के सपने में हॉकी खेलेंगी और सदा की तरह आनंद विभोर होकर मैदान पर दौड़ेगी। कहने का भाव है, उनका हॉकी खेलने का सपना कोई भी खो नहीं सकता, उनकी आज़ादी की कामना मर नहीं सकती। तो इसी तरह इसका प्रतिपाद आएगा, ठीक है, और इसी तरह ही जो आपका उद्देश्य वगैरह कविता का आएगा। तो ये आपका जो सिलेबस है BA फर्स्ट सेम का टोटली ही कंप्लीट हो चुका है। तो फिर भी कोई डाउट हो किसी कविता को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स बेटा।